हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव कुमार विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। ये क्लास 9th का मेरा पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग पहले अध्याय को पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत मैं कुछ टॉपिक लिख दिया हूँ, इन्हीं बिंदुओं पे हम बात करेंगे आज। तो टॉपिक के अंतर्गत पहला मेरा पॉइंट्स होगा कि अंक क्या होता है। अंक क्या होता है? देखिए, हर एक विषय का अपना अलग अलग महत्व होता है, वैसे ही गणित का भी अपना एक विशेष महत्व है। और गणित विषय का जो मूल आधार है वो अंक ही है। बिना अंक के गणित का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो अंक को हम समझते हैं कि अंक क्या होते हैं। अंक होते हैं हमारे 0 to 9, यानी हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के गणितीय संकेतों को अंक कहते हैं। कोई भी छात्र अगर से नोट्स बनाना चाहेगा तो वीडियो को पॉज करेगा और नोट्स बना लेगा। ठीक है, अंक क्या है? 0 से लेकर के 9 तक के गणितीय संकेतों को अंक कहते हैं। उसके बाद मेरा दूसरा बिंदु होगा संख्या। संख्या क्या होता है? अंकों के समूह को, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 10। इसमें देखिए क्या है, 1 भी अंक है, 0 भी अंक है। यहाँ पे क्या हुआ? अंकों का समूह, अंकों का समूह बना। इस अंकों के समूह को हम क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1234, यहाँ पे भी क्या है? ये अंकों के समूह हैं। 1 2 3 4, ये क्या है? अंकों के समूह हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब संख्याओं के अंतर्गत हमको निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ये क्या होते हैं? वैसे सामान्य किताबों आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं इसको कि 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लेते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। शुरुआत हो रहा है 1 से, तो 1 ही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या बन जाएगी? 1। इसी प्रकार से अगर से हम बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो क्या ऐसी कोई संख्या संभव है? ऐसी कोई संख्या संभव है? चलिए हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख दीजिए। कहेंगे यही सबसे बड़ी संख्या है? नहीं कहेंगे। चलिए, नहीं दिख रहा है, नहीं कह देते हैं कि चलिए भाई 9 हमको मिलता है कि बहुत बड़ी संख्या है, तो चलिए हम कह देंगे कि यही सबसे बड़ी संख्या है। क्या इसके बाद एक 9 नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो हम इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। अनंत कोई संख्या नहीं है, वो यह बता रहा है कि उसका अंत नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमको क्या मिल गई? 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। ठीक है, आगे का टॉपिक है मेरा पूर्ण संख्या। और बच्चों आप सभी लोग ये समझ लीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से नोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसको हम किससे नोट करते हैं? W से नोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? 0 to इन्फिनाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर से हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा, समुच्चय प्राप्त होगा, उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बन जाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? शून्य से, यानी शून्य। और सबसे बड़ी संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरा अगला टॉपिक होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जिसको हम कहते हैं इंटीजर्स, इसको हम I से भी नोट करते हैं, Q से भी नोट करते हैं। ठीक है, और Z से भी नोट करते हैं। कहीं कहीं पे आपको Z से भी नोट किया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को शामिल करने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला हो जाएगा आपका धन पूर्णांक, दूसरा हो जाएगा ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या हो जाएगा? जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए, ये सभी क्या हैं? आपके धन पूर्णांक है। ठीक है, और ऋण पूर्णांक में क्या हो जाएंगे? इन्हीं के ऋणात्मक मान हो जाएंगे, जैसे -1 -2 -4 -100 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार हमने देखा कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्याएं आ रही हैं और ऋण पूर्णांक के अंतर्गत सभी ऋणात्मक संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। अगला टॉपिक है भाज्य संख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और उसके बाद जस्ट तुरंत हम समझ लेंगे अभाज्य संख्या को। तो भाज्य संख्या को समझने से पहले हम अभाज्य संख्या को ही समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या को समझने के बाद भाज्य संख्या को समझेंगे
थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो हम पहले अभाज्य संख्या को ही समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभाज्य संख्या क्या है? वह संख्या जिसमें एक से और स्वयं से केवल भाग जाता है। वह संख्या जिसमें एक से और स्वयं से भाग जाता है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11 आदि। चलिए देखते हैं 2 में हम कौन कौन सी संख्याओं से भाग दे सकते हैं। 2 में हम 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2 में हम 2 से भाग दे सकते हैं। क्या ऐसी कोई और संख्या है जिसका भाग 2 में चला जाएगा? ऐसी कोई संख्या नहीं है, इसलिए 2 क्या बनेगी? हमारी अभाज्य संख्या बनेगी। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 को। 3 में 1 से भाग जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 में 3 से भाग जाएगा। क्या और कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग चला जाएगा 3 में? तो ऐसी कोई संख्या हमको नहीं मिलेगी। ठीक है, और हमने आपको एक और परिभाषा बताया था कि वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए 2 का अगर से हम गुणनखंड करें तो क्या मिलेगा हमको? 1 गुणित 2 मिलेगा। 3 का करेंगे तो 1 गुणित 3 मिलेगा। 5 का करेंगे तो 1 गुणे 5 मिलेगा। वैसे ही 7 का करेंगे तो 1 गुणे 7 मिलेगा। 11 का करेंगे तो 1 गुणे 11 मिलेगा। इनके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं बनने वाला है। ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। तो समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम भाज्य संख्या को समझ लेते हैं। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं कि अगर से हम बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? 2 से स्टार्ट किया था। आप कहेंगे कि 1 क्यों नहीं होती है? तो 1 में हमने देखा कि 1 में केवल 1 से ही भाग जाएगा। ठीक है, इसकी एक ही गुणनखंड हुई। अगर से मैं 1 का करूँ तो इसका केवल एक ही गुणनखंड हुआ, इसलिए हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 को नहीं मानते हैं, अभी तो किसको मानते हैं? 2 को। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बन जाएगी हमारी? 2। ठीक है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी संभव नहीं होगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाएगी? वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है वो क्या है? भाज्य हैं। वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है भाज्य है। कहने का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको कि वे संख्याएं जिनमें 1 से, स्वयं से और इसके अतिरिक्त किन्हीं अन्य संख्याओं से भी भाग चला जाए वे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। या फिर मैं इसको इस प्रकार से भी कह सकता हूँ कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ले लेते हैं हम 4, 6, 9, 10 आदि। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। कैसे? 4 में किन किन संख्याओं से भाग चला जाएगा? अगर से हम भाग देने की बात करें तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 से, स्वयं से और उसके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी भाग इसमें जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये क्या है? भाज्य संख्या है। और दूसरी तरीके से हमने आपको ये भी बताया था कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 4 को हम करके देख लेते हैं
1 गुणे 2 गुणे 2। अगर से 4 का हम गुणनखंड करें तो हमको यही मिलेगा 1 गुणे 2 गुणित 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमको गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक मिल रही है। गुणनखंडों की संख्या क्या मिल रही है भाई, 2 से अधिक मिल रही है, इसलिए 4 क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 6 की बात करते हैं तो 1 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 9 की बात कर लेते हैं तो 1 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है, इसलिए यह क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आशा करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ रही होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो क्या हमको मिला, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमको क्या मिलेगी, 4। हमने अभी देखा था। अगर से आप कहेंगे कि 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, तो वो आप समझ लीजिए कि अगर से 1 का गुणनखंड करेंगे तो केवल 1 ही होगा, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2 होगा, 3 का करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा। तो यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या क्या हमको मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। जबकि भाज्य होने के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो 4 का हमने करके देखा था, 1 गुणे 2 गुणे 2 यानी गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक थी, इसलिए यह भाज्य बना हुआ था, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, ठीक है। अगला बिंदु है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या को कहीं कहीं पे लिखा रहता है सहभाज्य संख्या भी लिखा रहता है, ठीक है। तो सहभाज्य संख्या को समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या वह संख्या होती है या ऐसी दो संख्याएं जिनका मशप क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्त यानी, बता दीजिए भाई, महत्तम समापवर्त नहीं है, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, मशप 1 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। जैसे ले लीजिए 4 और 5। 4 और 5 का आप मौसा निकालेंगे। मौसा निकालना आप लोग पिछली कक्षाओं में सीख चुके होंगे। तो 4 और 5 का मौसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चार और 5 का मौसा आ गया 1, तो ये सहभाज्य संख्याएं होंगी। वैसे ही हम ले लेते हैं 2 3, 2 3 का भी निकालेंगे तो मौसा 1 ही आएगा। वैसे ही ले लेते हैं 8 और 11 का, इनका भी मौसा 1 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मौशप 1 आता है उसको हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला बिंदु होगा परिमेय संख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब समझ लीजिए इनका कि परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक हमने पहले सीख लिया है कि पूर्णांक क्या होते हैं, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे
जैसे 2/3। यहाँ पे क्या है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। 2 को हम क्या कह सकते हैं भाई, p क्या है, और 3 को हम क्या कह सकते हैं, q। और हमने यहाँ पे देखा कि p और q दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और q का मान 0 नहीं है, इसलिए 2/3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और कहेंगे हम, मान लीजिए 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है। इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे p और q। p का मान क्या हो गया 5, q का मान क्या हो गया 1, और 5 और 1 दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q का मान 0 भी नहीं है, इसलिए 5 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से हमने परिमेय संख्या को भी सीख लिया। अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं। अथवा हम इनको और किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई आदि, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। या आप समझ लीजिए कि एक नोटेड पॉइंट कि वे सभी करणीगत राशियाँ जिनका मूल प्राप्त नहीं होता है, ऐसी करणीगत राशियाँ जिनका मूल प्राप्त नहीं होता है। मूल प्राप्त न होने का मतलब ये हुआ, वर्गमूल हो सकता है, घनमूल हो सकता है, चतुर्थ मूल हो सकता है, कोई भी मूल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 का, यहाँ पे देखो बच्चों एक बात आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि कड़ी जो होता है उस पे यहाँ पे जो लिखा रहता है अंक, उसको हम कहते हैं करणीघात। ठीक है, तो जब कोई करणीघात न लिखा हो तो आप उसको क्या समझेंगे कि वर्गमूल है। ठीक है, करणीघात में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमको उसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और न लिखा हो तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, 2 समझते हैं। ठीक है, तो अब 2 का वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा, वैसे 3 का भी नहीं निकल पाएगा, 4 का भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए सभी राशियाँ क्या हो जाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 22/7 ये तो p/q के रूप में है, तो इनको परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु बच्चों आप समझ लीजिए कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 लगभग होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए गणना को सरल बनाने के लिए पाई का मान 22/7 मान लिए हैं, इतना होता नहीं है। ठीक है, पाई का मान अगर से आप निकालेंगे तो वो दशमलव में जाता है और करीब वो अशांत दशमलव होता है। ठीक है, तो पाई अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय है। ठीक है, तो अभी अपरिमेय संख्या भी आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, अगला बिंदु होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर हमको अब पढ़ना है। कक्षा
10वीं का पहला चैप्टर ही शुरू होगा वास्तविक संख्या से, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए ताकि अगली कक्षा में आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना होने पाए। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है, अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है। हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा देना चाहते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्याओं में जो शामिल होता है वो होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझ लिया है, तो उम्मीद करता हूँ कि वास्तविक संख्या भी आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी संख्या लिख दो आप, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है, तो आप समझ लीजिए कि जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होंगी सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। तो वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत लंबा चौड़ा आपको परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, वास्तविक संख्या ही था और अब अवास्तविक संख्या समझ लेते हैं। अवास्तविक संख्या ये क्या होती है, जो वास्तविक संख्या नहीं है वही अवास्तविक संख्या है। हम इस प्रकार से इसको परिभाषित भी कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक नहीं होता है या धन पूर्णांक नहीं होता है, तो ऐसी संख्या जिनका वर्ग धनात्मक नहीं होता है अवास्तविक संख्या कहलाती है। अवास्तविक संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे करड़ी में ले लीजिए -1, करड़ी में -2, करड़ी में -5 आदि। अब आप कहेंगे कि ये कैसे, तो हम आपको परिभाषा से ही समझा देना चाहते हैं कि करड़ी में -1 का अगर से आप वर्ग करते हैं तो क्या आएगा। करड़ी में -1 का अगर से आप वर्ग करते हैं तो क्या होगा, अरे किसी करड़ी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाता है, अर्थात -1 आएगा। तो हमारी परिभाषा के अनुसार ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक नहीं होता है वही क्या होती हैं, अवास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमको मिल गया, हमने करड़ी में -1 का वर्ग किया तो -1 मिला जो कि धनात्मक नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह क्या होगा, अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से करड़ी में -2 का भी वर्ग करके देख लेते हैं, तो ये भी -2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि धनात्मक नहीं है, इसलिए यह भी क्या होगा, अवास्तविक संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज कक्षा 9वीं के पहले अध्याय संख्या पद्धति के निम्नलिखित बिंदुओं के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ आपको सारे बिंदु अच्छे से समझ में आए होंगे। जो बिंदु न समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिएगा, पुनः आपको उस बिंदु को समझा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।